नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमटी स्टडी में। हिंदी की नई क्लास में आज हम लेकर आए हैं क्रिया। आपको क्रिया पढ़ाया जाएगा आज। तो चलिए क्रिया पढ़ने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। सबसे पहले जानिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, चलना, खाना, जो भी चीज़ें जिससे कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ रहा है तो पढ़ना यहाँ पर क्या क्रिया है। वह खा रहा है, खाना क्या है? क्रिया है। वह रो रहा है, रोना क्या है? क्रिया है। वह चल रहा है, चलना क्या है? क्रिया है। वह हंस रहा है, हंसना क्या है? क्रिया है। वह सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया है। तो जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अब उसी में आप जानेंगे क्रिया में धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? धातु। जैसे यहाँ पर पढ़ना लिखा है तो यह पढ़ प्लस ना से मिलकर बना है, ना यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। तो पढ़ क्रिया का मूल रूप क्या है? पढ़। तो इसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी कलम लेकर इसको नोट कर लीजिए। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ही प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। जैसे चलना में धातु क्या है? चल। पढ़ना में पढ़, बोलना में बोल। तो ये क्या है? धातु है। अब आगे ध्यान देंगे क्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए जब आपसे देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार आपको आंसर देना है। क्रिया कितने प्रकार की होती है तब आप आंसर देंगे क्रिया 2 प्रकार की होती है। जब आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हैं? साकर्मक, आकर्मक। इतना ही ध्यान रहे, मुख्य रूप से क्रिया 2 प्रकार की होती है। लेकिन आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। रचना के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रूढ़ या मूल क्रिया, और दूसरा क्या होता है आपका? यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया क्या है? जो क्रिया सिर्फ धातु से बने, सिर्फ धातु से बने। जैसे इसमें धातु क्या है? खा, तो इसमें ना प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? खाना। इसमें क्या है? पढ़, पढ़ना। इसमें क्या है? रो, तो रोना। यानी जो भी क्रियाएं सिर्फ धातु से बनती हैं वह क्रिया क्या कहलाती हैं? मूल क्रिया या रूढ़। क्योंकि आपको बताया गया धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मूल क्रिया भी कहा जाता है। तो जो क्रियाएं धातु से बनेंगी वो क्या कहलाएंगी? रूढ़ या मूल क्रिया। अगला क्या है? दूसरा नंबर आपका यौगिक क्रिया। एक से अधिक तत्वों से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? यौगिक क्रिया। जैसे ये सारी चीज़ें देखो यौगिक क्रिया के हम पार्ट लिख दिए हुए हैं, तो सारी चीज़ें यौगिक क्रिया ही होंगी इसमें जो चारों हैं। तो आगे इसको जानेंगे। यौगिक क्रिया क्या है? एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने। तो उसमें सबसे पहला क्या है? यौगिक क्रिया 4 प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक, नामधातु। देखिए और भी सारी क्रियाएं हैं लेकिन यहाँ पर आपको कितना बताया जा रहा है? रचना के आधार पर, और चीज़ें जो हैं आगे आपको बताई जाएंगी, उसके लिए परेशान ना हो आप लोग। तो ये कितनी प्रकार की होती है? 4। सबसे पहला प्रेरणार्थक। प्रेरणा का अर्थ क्या है? दूसरे को प्रेरणा देना, दूसरे को कुछ बताना। तो चलिए प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे व्यक्ति से करवाए। यानी जैसे मैं करता हूं तो मैं कोई काम ना करूं और मैं किसी दूसरे से करवाऊं। कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए तो क्या कहलाता है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अगर कर्ता खुद करेगा तो क्या करेगा? पढ़ना, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? पढ़वाना। पढ़ना, पढ़वाना। लिखना यानी लिखवाना। तो जैसे यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? पढ़वाना। यानी कर्ता स्वयं नहीं कार्य कर रहा है, किसी से करवा रहा है। इसी प्रकार
सुनना से सुनवाना, ये है क्या है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। समझ गए होंगे आप लोग। आगे संयुक्त क्रिया, क्रिया या संज्ञा के अंत में दूसरी क्रिया जब जोड़ दी जाए, यानी दो क्रिया एक साथ, क्रिया या संज्ञा के आगे दूसरी क्रिया जोड़ दी जाए। जैसे पढ़ने लगा, यहाँ पर दो क्रिया है, पढ़ने लगा, पढ़ चुका, पढ़ लिया, तो ये सब क्या है आपका संयुक्त क्रिया, क्योंकि यहाँ पर दो क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उठ बैठा, पढ़ने दो, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है, उस स्थिति में आप हमको ध्यान से सुने, उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने लगा, पढ़ चुका, यानी यहाँ पर एक साथ दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया, किसी कल्पित ध्वनि से यह क्रिया खुद से बना ली जाती है। जैसे खटखट, खटखट से हमने बना लिया खटखटाना, अब ये क्रिया हो गई, ये कल्पित ध्वनि थी खटखट, लेकिन इससे हमने क्रिया बना लिया खटखटाना। जैसे भन 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 भनाना, तो इसी प्रकार थर थर, थर थर से थरथराना, तो इस प्रकार कल्पित ध्वनि से हम क्या बना लेते हैं, एक क्रिया बना लेते हैं, तो वह क्या कहलाती है, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अगला है नाम धातु, जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने, जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने वह क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे बात से बतियाना, हाथ, जैसे मान लीजिए हाथ क्या है, संज्ञा है, तो हाथ से क्या बनाएंगे नाम धातु क्रिया, हथियाना। जैसे अपना से अपनाना, ठीक इसी प्रकार हम नाम धातु क्रिया बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में कभी कभी कन्फ्यूजन बन जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता दूसरे से कार्य करवाता है, लेकिन नाम धातु में कर्ता खुद ही कार्य करता है। जैसे पढ़ना से इसने क्या कर लिया, पढ़वाना, तो प्रेरणार्थक हो गया, लेकिन बात से बतियाना, यानी बात कौन कर रहा है, कर्ता खुद कर रहा है बतियाना। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी जा रही हैं। तो चलिए आगे क्रिया के और रूप को पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या जो समझ में आया हो आपको उसको उतार लीजिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि आगे आपको बताया जाए। तो आइए, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, जो हमने अभी बताया आपको रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, साकर्मक और आकर्मक। और भी क्रियाएं होती हैं, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। रचना की दृष्टि से आपने पढ़ लिया, वह दो प्रकार की होती हैं। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे साकर्मक और आकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म हो, नाम से ही स्पष्ट है, साकर्मक कर्म के साथ, आकर्मक बिना कर्म के। जिसमें कर्म होता है वो साकर्मक कहलाती है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो क्या कहलाती है, आकर्मक कहलाती है। स्पष्ट रूप से जान लीजिए, बहुत छोटे से शब्दों में, जिसमें कर्म होता है वो साकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता आकर्मक। लेकिन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, वाक्य दिया रहता है, उसमें आपको पहचानना रहता है कि कौन सी क्रिया साकर्मक है, कौन सी आकर्मक। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। हमने क्या लिखा, क्या और किसका, ये ऐसे दो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, केवल दो, क्या और किसका, और कुछ नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। क्या और किसका क्रिया के आगे जोड़कर प्रश्न किया जाए तो उत्तर कर्म के रूप में मिले। क्रिया के आगे जोड़कर प्रश्न किया जाए तो क्या मिले, उत्तर कर्म के रूप में मिले, और क्या हो जाता है, साकर्मक। अगर यही उत्तर कर्म के रूप में नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है, आकर्मक हो जाता है। दोनों के एक साथ अध्ययन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना बने। चलिए, वह खेल रहा है, तो आप इसको जान लीजिए, हमने क्या बताया है कि आगे लगाना है। क्या खेल रहा है, उत्तर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए
यहाँ लगाना है आपको क्रिया के आगे, खेलना क्रिया है यहाँ पर, तो खेलना के आपने आगे क्या लगाया, क्या खेल रहा है, तो ये हो गया आपका आकर्मक, क्योंकि आपको उत्तर कर्म के रूप में नहीं मिला। वह फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह क्या और किसका में से कुछ भी लगा सकते हैं। क्या खेल रहा है, आपको उत्तर मिल गया फुटबॉल खेल रहा है, इसलिए क्या हो गया साकर्मक। ध्यान से पढ़िएगा, तुरंत समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। उत्तर आपको कर्म के रूप में मिल रहा है, यानी उत्तर जैसे ही मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इसको क्रिया के आगे जोड़ना है और उसी प्रकार उसको बोलना है। आपको क्या खेल रहा है, पीछे आपको जो वाक्य है वही बोलना है, नहीं तो आप लोग क्या कर रहा है तो खेल रहा है तो मिल ही जाएगा उत्तर, ये ऐसा नहीं। क्या खेल रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, उत्तर मिल रहा है तो साकर्मक है। वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है यहाँ नहीं पता, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पता, इसलिए क्या हो गया आपका ये आकर्मक होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार आगे होता है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म एक साथ हों, वह क्या कहलाता है द्विकर्मक। नाम से ही स्पष्ट है। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। चलिए, क्रिया के आगे आप लिखिए क्या पढ़ाई, तो आपको उत्तर क्या मिल रहा है, पुस्तक पढ़ाई। तो एक कर्म मिला, तो ये क्या हो, एक कर्म यहाँ पर मिल चुका। अब यहाँ पर किसको पढ़ाया, राम को पढ़ाया, यानी यहाँ पर क्या है दो कर्म है। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ पर पुस्तक को पढ़ाया और किसको पढ़ाया, राम को पढ़ाया। यहाँ पर दो कर्म एक साथ प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा द्विकर्मक। और हमेशा इसको जानिए, द्विकर्मक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं, लेकिन सभी सकर्मक क्रियाएं द्विकर्मक नहीं होती, परंतु द्विकर्मक सभी क्रियाएं वो सकर्मक हो सकती हैं, इसको ध्यान रखिए। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लीजिए। जो किसी अपूर्ण वाक्य में अपूर्ण वाक्य के साथ जुड़ जाएं तो उस वाक्य को पूरा करें, उनकी सहायता ली जाए, यानी सहायक इसीलिए कहा गया है, उसकी सहायता ली जाए। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा, अब यहीं तक हम वाक्य को रोक दें तो ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, तो हमने क्या लगाया है, तो इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए आपने लगाया है, तो ये है क्या हो जाएगा सहायक क्रिया। आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में भी इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये सब क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। है, था, ये सब क्या हो जाएगा सहायक क्रिया, जो किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए सहायता दें। तो आपने पढ़ा सकर्मक, आकर्मक, द्विकर्मक और सहायक क्रिया। तो क्रिया के जो भी टॉपिक थे वो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्रिया का जो भी भाग था वो आपको पूरा बताया जा चुका है। तो चलिए, इसी तरह की नई क्लास में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।